रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस है। बोर का पहला पोस्टुलेट पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसके चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कहां से मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। तो अपन शुरू यहीं से करते हैं कि मान लो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल ले लेते हैं अपन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास mv² बाय, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k(q1q2) अपॉन r²। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, तो इसके सेंटर में क्या होता है? एक ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज कितना आ जाएगा? E। इसी तरीके से चक्कर कौन लगा रहा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसका भी चार्ज E डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? r²। अगर कोई और हो तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? Z, ठीक है, क्योंकि उसमें Z प्रोटॉन होते हैं। अब इसको अगर कोई और एलिमेंट हो ना हाइड्रोजन के अलावा, एक, क्योंकि न्यूक्लियस का ही लेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो सिंगल ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो mv² R ये वाला इधर लाए, इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²। ये आ गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन से देखो अपन ने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जब पढ़ा था तब भी देखा था कि यहाँ से अगर R की वैल्यू निकाले तो ये नीचे चला जाएगा। तो उसमें R किस पे डिपेंड कर रहा था? वेलोसिटी, यानी क्वांटाइज्ड नहीं था। अब इसका क्वांटाइजेशन का अगर अपन पोस्टुलेट लगाएं, बोर का सेकंड पोस्टुलेट, बोर सेकंड पोस्टुलेट, तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? mvr इक्वल टू है nh/2। ये आ गई अपने पास सेकंड इक्वेशन। अब यहां से अगर मैं मान लो v की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करूं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? r। हमें किसको एलिमिनेट करना है? v को, क्योंकि r की v पे डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 का हम स्क्वायर कर दें और उसको डिवाइड कर दें अगर इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा? देखो इधर तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? m² v² r²। इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा m v²। ये n है तो ऑर्बिट है, इसलिए क्या लिख दो? n लिख लो, है ना साथ में, ठीक है। इक्वल में इधर इसका स्क्वायर किया, क्या आएगा? n² h² अपॉन में 4 पाई। इससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने का मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय E²। अब कुछ कटेगा? ये कट गया, v² से v² कट गया, इससे ये पावर 4 से 4 कट गया, पाई से पाई² कट गया, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? mRn इक्वल टू n² h² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पाई E²। इसको नीचे भेज दिया तो Rn का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया वो क्या आया? n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m²। अब इसमें देखो n को छोड़ के सब चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम Rn इसको एक नया कांस्टेंट दे देते हैं, दैट इज a नोड, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? n²। अब a नोड हमने कांस्टेंट माना, तो जो a नोड है वो हमारे पास किसके इक्वल है? देखो h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m(e²). इन सब की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो आंसर आता है a नोड का वो कितना आता है? 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻ कितना होता है? 12, ठीक है। और अगर एमस्ट्रॉन्ग में लिखे तो 0.53 लिख सकते हैं, 5 to 9 को कितना आ जाएगा? एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब इस पूरे में एक चीज तो ये पता चल गई। अब ये हाइड्रोजन के लिए है, कोई और एलिमेंट दे रखा हो
अदर सिंगल, मतलब ध्यान ये रखना है कि रदरफोर्ड का मॉडल, सॉरी बोर का मॉडल किसके लिए लगेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही होना चाहिए। अब जैसे He+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 थे, एक निकाल दिया ना, He+ लगा रखा है, मतलब एक डोनेट कर दिया, निकाल दिया, तो एक ही से। तो अगर ऐसा हो कि कोई अदर एलिमेंट हो, तो उस वाले केस में ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या हो जाएगा? A0 n² बाई नीचे क्या आ जाएगा? Z। Z उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब ये Z कहां से है? देखो, अगर यहां से अपन Z लिखते आते हैं ना, तो नीचे एक टर्म Z हो रहा है, यहाँ पे Z आ जाता ना। एक प्रोटॉन का चार्ज E लिखा, तो कोई और होता तो उसमें प्रोटॉन Z होते हैं, तो Z इंटू E होके कर देते। ठीक है, तो ये है आपके किसका फॉर्मूला आ गया? रेडियस ऑफ Na तो बोर ऑर्बिटल। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और A0 की वैल्यू भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट कर लो। देखो, इससे एक चीज और भी पता चल रही है कि Rn जो है ना, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। Rn रेडियस है, वो क्वांटाइज्ड वैल्यू है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्वांटम की फॉर्म में चलेगी। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि पहले वाले की रेडियस निकालनी है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो वो तो कितनी आएगी? A0। सेकंड की निकालनी है तो सेकंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4n। थर्ड की निकालनी है तो 9n। मतलब ये न्यूक्लियस है, इससे अगर A0 डिस्टेंस पे पहला ऑर्बिट है, तो दूसरा ऑर्बिट अपने को कहां मिल रहा है? 4a0 डिस्टेंस पे। तो उनके बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और यही बात अपन ने कही थी बोर के सेकंड पोस्टुलेट में। ठीक है, तो नोट कर लो ये चीज, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख लो। मेन तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेबस में ऐसे स्पेशली मेंशन है कि ओनली आपको जो लास्ट का जो आंसर है वो ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, मतलब कंफर्म न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना। तो जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है वो अपने को निकालना है। तो सेम वही तरीका है जैसे अपन ने रेडियस निकाली। कैसे निकालेंगे? देखो, वही फर्स्ट पोस्टुलेट से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इसको क्या लिखेंगे? mv²/r इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4πε0 E²/में r। यही था, r से r यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो mv²r इक्वल टू E²/में 4πε। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही बोर का अगर सेकंड पोस्टुलेट यूज करें, बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? mvr इक्वल टू nh/में 2π। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। पहले स्क्वायर करके डिवाइड किया, अब नॉर्मली डिवाइड करना है। कारण ये है कि देखो, यहाँ v² है, v हट जाएगा। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे? इक्वेशन 2 से, तो क्या आएगा? mv²/r/में mvr इक्वल टू E²/में 4πε0। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे 2π/nh। ठीक है, तो mv पाई से पाई, ये 2। तो यहां से v की वैल्यू v कितना आ जाएगा? E²/2ε0 nh। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? n के। अब इसी वेलोसिटी के बेसिस पे ही अगर आगे देखें, अब देखो ऐसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हाफ mv², हाफ m v की ये वाली वैल्यू यहां पुट करें, तो v का स्क्वायर करेंगे, E² डिवाइडेड बाय कितना है? 2ε0 nh। इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? देखो, हाफ m e⁴ डिवाइडेड बाय 4ε0² n² h²। ठीक है,
को और अगर सोल्व करके देखें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी m e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ऐसे ही अगर अपन और क्या निकालें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो अपने पढ़ रखा है, U इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब ये जो यहाँ पे फोर्स जो है ना वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस में। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, अब आप वैल्यू रखो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, E, Q2 भी है E स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू अभी अपन ने सोल्व की थी, कितनी आई थी, A नोड की वैल्यू रखने के बाद कितनी आई थी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके, कितना लिखूं, पाई m e स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर देखो तो यहाँ कितना आ रहा है, देखो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस e को e से किया तो e स्क्वायर, सॉरी e की पावर 4, पाई से पाई कैंसल, पाई से पाई कैंसल। ठीक है, कितना आ जाएगा, m e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर 4। ठीक है, ठीक है, ये आपके किसकी वैल्यू आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर अपने को टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी के लिए अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो दोनों चीजें देखो, m e⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 8, सारी टर्म सेम है, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो कॉमन ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेंगे। देखो m e⁴ डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, 4 यहाँ 1/2 बच जाएगा, यहाँ बच गया 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2, माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये किसकी एक्सप्रेशन आ रही है, टोटल। अब इस टोटल एनर्जी में अगर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दें तो जो एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है वो आता है, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, n को छोड़ के तो n स्क्वायर माइनस इन सब को पुट करके अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दें तो आंसर आता है माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने काम का जो इस पूरे में है वो ये चीज है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कि एनर्जी जो है nth ऑर्बिटल की एनर्जी जो है, ऑर्बिट की एनर्जी है वो क्या होती है, माइनस 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो तो सीरीज का तो अभी वेवलेंथ निकालेंगे, ये तो एनर्जी का आ रहा है, फिर वेवलेंथ का निकालना है। ठीक है, उतारो एनर्जी लेवल्स, बस एनर्जी लेवल। अब देखो हमने पढ़ा फॉर्मूला nth ऑर्बिट का क्या है, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो एनर्जी कितनी आती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका कौन सा लेवल है, लोएस्ट एनर्जी लेवल है, सबसे कम एनर्जी यही है। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी लेवल को ही क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है, n = 1। अब अगर अपन n = 2 रखते हैं तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन।
ये इसका कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ग्राउंड स्टेट के बाद जो आएगा वो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की एनर्जी कितनी है, -13.4। कंफ्यूज मत हो जाना कि फर्स्ट लेवल की, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की। फर्स्ट लेवल की पूछे तो 13.6, माइनस का 13.6, ठीक है। और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की पूछे तो -3.4। ऐसे ही n = 3, E3 इक्वल टू आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। ऐसे ही चलते जाएंगे और n = इनफाइनाइट जो शेल आएगा या ऑर्बिट आएगा उसकी एनर्जी होती है इनफाइनाइट वाले की 0। और ये 0 जो है ना, ये इसकी कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, एनर्जी लेवल।